भारत और नेपाल के रिश्ते इन दिनों एक नई और सकारात्मक दिशा में मुड़ते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो कड़वाहट या दूरियां आ गई थीं, वे अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। काठमांडू में आई नई सरकार, दोनों देशों के बीच हुए बड़े आर्थिक समझौते और हाल ही में हुई हाई लेवल राजनीतिक मुलाकातों ने ये साफ कर दिया है कि दोनों पड़ोसी अब पुरानी उलझनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बदलते समीकरण का सबसे बड़ा असर भारत के आम लोगों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों पर भी पड़ सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि भारत नेपाल रिश्तों में इस नरमी की वजह क्या है, दोनों के बीच विवाद क्या थे और इस नए दौर से हमें क्या फायदा होने वाले हैं। सीमा विवाद की हकीकत, आखिर उलझन क्या थी? भारत और नेपाल के बीच की ज्यादातर सीमा शांत और खुली है, लेकिन दो मुख्य इलाके ऐसे हैं जिन्हें लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे। काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख उत्तराखंड, ये लगभग 372 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो भारत के उत्तराखंड पिथौरागढ़ में आता है, लेकिन नेपाल इसे अपना हिस्सा बताता है। इस विवाद की जड़ 1816 की सुगौली संधि है। संधि में कहा गया था कि महाकाली नदी दोनों देशों की पश्चिम सीमा होगी। अब पेच ये फंसा हुआ है कि इस नदी की शुरुआत सोर्स पॉइंट कहां से होती है। भारत के मुताबिक नदी की शुरुआत पख्यागाड़ से है, जबकि नेपाल का मानना है कि ये लिम्पियाधुरा के पास से निकलती है। इसी वजह से दोनों देशों के नक्शे अलग अलग दावे करते हैं। सुस्ता क्षेत्र बिहार, ये बिहार के पश्चिम चंपारण के पास का इलाका है। यहाँ विवाद की वजह कोई संधि नहीं, बल्कि गंडक नदी यानी नारायणी नदी का मिजाज है। सालों से नदी अपनी धारा बदलती रही है, जिससे जमीन के टुकड़े कभी इस पार तो कभी उस पार हो जाते हैं। पुराने पिलर गायब होने से यहाँ जमीनी दावों का टकराव बना रहता है। नक्शे और नोट की राजनीति, साल 2020 में नेपाल की तत्कालीन सरकार ने इन विवादित इलाकों को अपने आधिकारिक नक्शे में शामिल कर लिया था। हाल ही में वहां के 100 रुपए के नोट पर भी इसी नक्शे को छापने का फैसला हुआ, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि इन विवादों के बावजूद दोनों देशों का आधिकारिक रुख यही है कि सीमा के मुद्दे को बिना किसी शोर शराबे के तकनीकी कमिटियों और शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाएगा। अब सवाल यह कि ये तो विवाद चल रहा था, जो चीजें चल रही थी, अब नेपाल के सुर अचानक क्यों बदले? अगर हम कल तक नक्शे और नोट को लेकर इतनी तल्खी थी, तो आज अचानक रिश्तों में ये मिठास कैसे दिखने लगी? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। मैप पॉलिटिक्स से मार्केट पॉलिटिक्स का सफर। नेपाल में मार्च 2026 के चुनाव के बाद राजनीतिक माहौल बदला। पहले ही आक्रामक राष्ट्रवादी बयानबाजी की जगह अब नई सरकार का पूरा ध्यान गुड गवर्नेंस और आर्थिक सुधारों पर है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल ने साफ शब्दों में कहा है कि वे पुरानी कड़वाहट का बोझ ढोने के बजाय एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो दोनों देशों की तरक्की में काम आए। आर्थिक मजबूरी और 10,000 मेगावाट की डील। नेपाल इस समय भारी व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट और बेरोजगारी से जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से होने वाले व्यापार पर टिका है। नेपाल का करीब 64% विदेशी व्यापार भारत के साथ ही होता है। ऐसे में भारत के साथ हुआ 10,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का समझौता नेपाल के लिए लॉटरी जैसा है। अगले 10 से 25 सालों तक भारत को बिजली बेचकर नेपाल अरबों रुपए कमा भी सकता है, लेकिन इसके लिए भारत के साथ अच्छे रिश्ते होना पहली शर्त है। चीन फैक्टर की जमीनी हकीकत क्या है वो भी समझते हैं। नेपाल ने चीन के साथ करीबी बढ़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन व्यापार में घाटा, भूकंप का खतरा और ऊंचे हिमालयी रास्तों के कारण चीन से रोजमर्रा की सप्लाई पाना बेहद मुश्किल और महंगा है। नेपाल को यह समझ आ गया कि संकट के समय समंदर तक पहुंच और राशन, पेट्रोल की तत्काल सप्लाई सिर्फ भारत ही दे सकता है। अब बात करते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री खनल की बातचीत और डिजिटल पावर डिप्लोमेसी। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल के बीच दिल्ली में बेहद अहम मुलाकात हुई। इस बैठक ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नया डिजिटल और मॉडर्न रूप दे दिया। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट यानी यूपीआई लिंक। अब भारत का यूपीआई और नेपाल का नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस आपस में जुड़ गए।
इसका मतलब है कि भारत में काम करने वाले लाखों नेपाली मजदूर या नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटक अब बेहद आसानी से, सस्ते में और बिना किसी झंझट के सीधे अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। अपराधों पर लगाम MLAA। दोनों देशों ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समझौते को लागू किया है। इससे सीमा पार होने वाली तस्करी, जाली नोटों के धंधे और अपराधियों पर दोनों देशों की पुलिस मिलकर शिकंजा कस सकेगी। भाषा और तकनीक। भारत के भाषिनी AI प्लेटफॉर्म और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ है, जिससे स्थानीय और नेपाली भाषाओं में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे न्यू एज पार्टनरशिप कहा है, यानी अब बात सिर्फ सीमा और सुरक्षा पर नहीं अटकेगी, बल्कि स्टार्टअप, IT और भविष्य की अर्थव्यवस्था पर होगी। व्यापार और कनेक्टिविटी का मजबूत नेटवर्क। भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से एक दूसरे में रचे बसे भी हैं। क्या आता है, क्या जाता है, वो समझ लेते हैं। भारत से नेपाल को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद यानी पेट्रोल, डीजल, गाड़ियां, मशीनें, दवाइयां और अनाज भेजे जाते हैं। वहीं नेपाल से भारत को रिफाइंड पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, इलायची, कालीन और चाय जैसी चीजें निर्यात की जाती हैं। पाइपलाइन और बिजली ग्रिड। 2019 से चल रही मोतिहारी अमल लेकगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन से हर साल 20 लाख टन से ज्यादा तेल नेपाल पहुंचता है, जिससे उनकी ट्रांसपोर्ट लागत बहुत घट गई है। इसके अलावा नेपाल अब भारतीय ग्रिड के रास्ते बांग्लादेश को भी 40 मेगावाट बिजली बेच रहा है, जो दक्षिण एशिया का पहला त्रिपक्षीय पावर ग्रिड नेटवर्क है। सड़कों और चेकपोस्ट का जाल। भारत ने नेपाल के लिए कोलकाता और विशाखापट्टनम पोर्ट खोल रखे हैं। रक्सौल, बीरगंज जैसे मुख्य रास्तों पर हाईटेक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं, ताकि ट्रकों को बॉर्डर पार करने में घंटों इंतजार ना करना पड़े। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनने से अब लखनऊ से नेपाल बॉर्डर की दूरी महज 3.5 घंटे की रह गई है। इस नरमी से भारत के लोगों को भी फायदा होगा। क्या कुछ फायदा होगा? अभी तक हमने समझा कि किस तरह से नेपाल जो है वो भारत के ऊपर कितना डिपेंड है, किस तरह से नेपाल का जो व्यापार है वो भारत के माध्यम से होता है, लेकिन फायदा इसमें भारत का भी, अगर ये रिश्ते सुधरते हैं और जिस तरह से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से जो समझौते हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच। नेपाल से रिश्ते सुधरने का सबसे सीधा और जमीनी फायदा उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों जैसे गोरखपुर, महाराजगंज, रक्सौल, पश्चिम चंपारण, पिथौरागढ़ के आम लोगों को मिल सकता है। क्या फायदा हो सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजगार और लोकल बिजनेस में उछाल। नए हाईवे, रेल लिंक और हाईटेक चेकपोस्ट बनने से लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। बॉर्डर के कस्बों में व्यापार तेज हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स में अभी तक दावा किया जा रहा है। सस्ती और क्लीन बिजली। नेपाल से आने वाली 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर उत्तर भारत के राज्यों को मिलेगी। ये बिजली पर्यावरण के अनुकूल भी है और कोयले से बनने वाली बिजली के मुकाबले आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं और फैक्ट्रियों के लिए बिजली के दाम कम रखने में मदद भी करेगी। सुरक्षा और शांति। खुली सीमा का फायदा उठाकर अक्सर उपद्रवी या तस्कर सीमा पार भाग जाते थे। अब दोनों देशों में कानूनी और राजनीतिक तालमेल बेहतर होने से यूपी बिहार के सीमावर्ती जिलों में अपराध, मानव तस्करी और ड्रग्स पर लगाम भी लगेगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। UPI पेमेंट शुरू होने और रास्ते बेहतर होने से अयोध्या, जनकपुर कॉरिडोर, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी और उत्तराखंड के रास्ते, कैलाश, मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है। इससे स्थानीय टूर ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स और दुकानदारों की कमाई भी बढ़ेगी। अगर हम भू रणनीतिक सुरक्षा की बात करें तो चीन पर बढ़त। जब नेपाल के हित भारत की बिजली, सड़कों और डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे तो वहां चीन का दखल अपने आप कम हो जाएगा। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की स्थिरता के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। कुल मिलाकर भारत और नेपाल के रिश्ते अब नक्शे की राजनीति से बाजार की जरूरत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बदलाव इस बात का सबूत है कि भावुक नारों से ज्यादा जरूरी रोटी, रोजगार, बिजली और डिजिटल तरक्की है। इस नई शुरुआत से दोनों देशों के नागरिकों का जीवन न सिर्फ आसान होगा, बल्कि सीमा पर खुशहाली और अमन चैन का एक नया दौर भी शुरू होगा। आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला.com के साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।